आ जाइए जल्दी। खुशनुमा सैटरडे संडे मेरिट रहेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को हम। जैसे कि आप जानते हैं ये है यूजीसी नेट का पेपर सेकंड के लिए फ्री बैच, जिसका है आज डे 34। हम यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिसेंट हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हुई है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, यूनिट थर्ड में हम अभी सेकेंड लेक्चर पर हैं अपने प्यूरिटन, रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज पर। इससे पहले हम प्री चेसेरियन टू एलिजाबेथन एज तक का फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड जो है ये प्यूरिटन, रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम मंडे से थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे द रोमांटिक एज, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी तक हम इसमें प्यूरिटन एज को पढ़ चुके हैं, उसके प्रोज राइटर्स को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने रेस्टोरेशन एज को, उसमें राइज ऑफ प्रोज फिक्शन, उसके कुछ की राइटर्स पढ़े थे हमने, कुछ इंपॉर्टेंट नाम, उसके थीम्स और एक्सप्लोरेशन पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके बाद हमने न्यू क्लासिकल एज पढ़ा था, जिसे हमने ऑगस्टन एज और एज ऑफ रीजन भी कहते हैं जिसको। इसमें भी नॉवल का डेवलपमेंट पढ़ा हमने, की नॉवलिस्ट पढ़े। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम डैनियल डिफॉय का था, जोनाथन स्विफ्ट थे इसमें, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग जैसे कई नाम थे, टोबियास समलेट भी थे इसमें। थीम्स पढ़ी थी जैसे रियलिज्म, मोरल लेसन, सटायर। ठीक, शॉर्ट फिक्शन के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी जाती थी लेकिन पैम्फलेट्स लिखे जाने लगे थे, और पीरियोडिकल्स आए थे जो बड़ी रचनाएं होती थी लेकिन उनको अंशों में, फ्रेगमेंट में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पब्लिश किया जाता था, मंथली, वीकली। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई आगे शॉर्ट स्टोरी के निर्माण में। लिटरेरी स्टाइल के बारे में हमने बात करी थी। अब हम यहाँ से कुछ राइटर्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पहला नाम जोनाथन स्विफ्ट का है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुड इवनिंग कृष्ण, गुड इवनिंग कीर्ति। चलिए शुरू करें। जोनाथन स्विफ्ट, टाइमलाइन है 1667 से 1745, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सटायरिस्ट्स एंड प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी के सबसे महत्वपूर्ण सटायरिस्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रोज राइटर्स में से एक हैं। ऑल्दो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सटायरिकल वर्क्स, वैसे तो ये अपने सटायरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बट स्विफ्ट ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिक्शन। लेकिन जोनाथन स्विफ्ट का एक बहुत बड़ा योगदान फिक्शन को भी है। हिज मोस्ट फेमस वर्क, इनकी जो सबसे फेमस रचना है गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में लिखी गई इनकी ये नॉवल, इज़ अ पायोनियरिंग पीस ऑफ सटायरिकल फिक्शन। ये सटायरिकल फिक्शन का शुरुआती पीस है दैट ब्लेंड्स एडवेंचर। इस कहानी में इन्होंने एडवेंचर को, फैंटेसी को और शार्प सोशल क्रिटिक का एक ब्लेंड, एक मिश्रण बनाया है। While Swift did not write short stories in the modern sense, Jonathan Swift ने मॉडर्न सेंस में शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी हैं, बट सम ऑफ हिज शॉर्टर प्रोज वर्क्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉनरा। लेकिन इनकी प्रोज रचनाएं जो हैं वो इस जॉनर के कई कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती हैं, स्पेशली इन देयर यूज ऑफ एलिगरी एंड मोरल लेसन्स। ठीक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पढ़ा दिया है? नहीं कहीं नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट एज अ फिक्शन राइटर। जोनाथन स्विफ्ट एक फिक्शन राइटर के रूप में, इनकी एक रचना है गुलिवर्स ट्रैवल्स
पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मूवी तो देखी होगी, है ना। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज स्विट्स मोस्ट फेमस वर्क ऑफ फिक्शन, ये सबसे फेमस वर्क ऑफ फिक्शन है इनका, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम क्लासिक्स में से एक है। इट इज़ अ सटायरिकल एडवेंचर नॉवल, ये एक सटायरिकल एडवेंचर नॉवल है, क्योंकि इसमें जो हमारा हीरो है वो एक एडवेंचर पर निकलता है, यात्राओं पर निकलता है, अलग अलग जगहों पर रुकता हुआ जाता है, और इसमें वो सटायर करते हैं समाज पर, पॉलिटिक्स पर। दैट फॉलोज द ट्रैवल्स ऑफ लेम्यूल गुलिवर, इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है लेम्यूल गुलिवर, उसके ट्रैवल हैं, हु विजिट सेवरल स्ट्रेंज लैंड्स, जो अलग अलग विचित्र जगहों पर जाता है, ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल है, सबसे पहले वो लिलीपुट पहुंचता है। लिलीपुट वेयर द इनहेबिटेंट्स आर टाइनी पीपल, लिलीपुट एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे छोटे लोग होते हैं। सिंबलाइजिंग द पेटिनेस एंड वैनिटी ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, इसमें वो सिंबलाइज करते हैं जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं, वो कितने पैटी हैं, वो कितने खोखले हैं, ठीक है। इसके अलावा वो जाते हैं फिर ब्रॉबडिंगेंग नाम की एक जगह पर, वेयर द पीपल आर जायंट, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स होते हैं, वहाँ पर वो इतना सा हो जाता है। ऑफरिंग अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन स्मॉलनेस एंड क्रुएलिटी, यहाँ पर एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देते हैं जोनाथन स्विफ्ट कि इंसान कितना छोटा है, और इंसान की जो क्रुएलिटी है वो बन रहा है अपने आप को 30 मार का, बट वो है नहीं। इसके बाद वो लेपुटा जाते हैं, आ फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये एक हवा में उड़ता हुआ आइलैंड है जिसमें बौद्धिक लोग भरे हुए हैं, ऑब्सेस्ड विद इम्प्रैक्टिकल साइंस एंड फिलॉसफी, ऐसे बौद्धिक लोग जो इम्प्रैक्टिकल साइंसेज में और इम्प्रैक्टिकल फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। अ क्रिटिक ऑफ द एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रैशनलिज्म, इसके ज़रिए जोनाथन स्विफ्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं उस एनलाइटनमेंट के दौर को और साइंटिफिक रैशनलिज्म को, कि हर चीज़ साइंस के तर्क के साथ नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। इसके बाद द लैंड ऑफ द हनुमन्स में जाते हैं वो, वेयर हॉर्सेज आर रैशनल, जहाँ पर घोड़े तो तार्किक होते हैं, और ह्यूमंस को याहूस कहा जाता है इस कहानी में, वो बारबरिक दिखाए गए हैं। सिंबलाइजिंग स्विफ्ट मिसेंथ्रोपी एंड क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर, इसमें स्विफ्ट की मिसेंथ्रोपी दिखाई गई है, और वो यहाँ पर ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो 4 अलग अलग आइलैंड्स पर जाता है, 4 अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है, और 4 अलग अलग चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है। ऑल्दो गुलिवर्स ट्रैवल्स इज फिल्ड विद फैंटेसी एलिमेंट्स, वैसे तो गुलिवर्स ट्रैवल्स जो ये नॉवल है ये फैंटेसी एलिमेंट से भरा हुआ है ना, जादू टोना हो रहा है, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, घोड़े बोल रहे हैं। इट इज़ डीपली रूटेड इन सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर, लेकिन डीपली आप इसे पढ़ेंगे तो ये एक सोशल और पॉलिटिकल सटायर है। क्रिटिकिंग द एब्सर्डिटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्रिटिसाइज किया गया है ह्यूमन बिहेवियर को, करप्शन को सरकारों के, एंड द फॉली ऑफ ह्यूमन प्राइड, और जो इंसानी प्राइड है, घमंड है, उसकी फॉली को इसमें दिखाया गया है कि आपके पास, इंसानों के पास घमंड करने को कुछ है ही नहीं एक्चुअली। स्विफ्ट यूजेस गुलिवर्स जर्नी टू रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन कंडीशन, स्विफ्ट गुलिवर की जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं इंसानी कंडीशन पर, पावर स्ट्रक्चर को बताते हैं, और फिलोसफिकल आइडियाज़ देते हैं, ऑफन विद बाइटिंग आयरनी, प्राय ये सारी चीज़ें वो बाइटिंग आयरनी, विडंबनाओं के साथ देते हैं, ठीक है। द वर्क कैन बी सीन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ फैंटास्टिकल फिक्शन, इस रचना को आप देख सकते हैं कि शुरुआती फॉर्म है फैंटास्टिकल फिक्शन की, ये वो शुरुआती रचना में से एक है जिसमें फैंटेसी को रचा गया, और उसके बाद इनके जो पूर्वज वो आएंगे, संतानें आएंगी, इनके अगली पीढ़ी आएगी, वो बेहतरीन फैंटेसी रचेगी, है ना। जैसे अभी मॉडर्न टाइम में हैरी पॉटर है, ठीक है, या फायर एंड आइस है, इस तरह की। इट एंड एडवेंचर लिटरेचर दो इट्स प्राइमरी पर्पज इज सटायर, भले इसका प्राइमरी पर्पज सटायर था, लेकिन ये फैंटास्टिकल फिक्शन और एडवेंचर लिटरेचर का उदाहरण है। इट सेट द स्टेज फॉर लेटेस्ट सटायरिकल फिक्शन, इस नावल ने स्टेज बना दिया था बाद के सटायरिकल फिक्शन के लिए, यूटोपियन डिस्टोपियन लिटरेचर के लिए, बाय ब्लेंडिंग इमेजिनेटिव सेटिंग्स, कि आप अपनी इमेजिनेशन से एक सेटिंग बनाइए, एक जगह का निर्माण करिए, ठीक है, और उसमें पॉइंटेड सोशल कमेंट्री करिए, ठीक है। चलिए, विलियम शेक्सपियर की किताबें फुल थ्योरी में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी जो अच्छा बुक स्टोर है आपके शहर में,
वहाँ कहीं पर भी मिल जाएगी। जैसे मेरठ की बात करें तो आर लाल बुक डिपो करके है, वहाँ मिल जाएगी। और दिल्ली में बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, वहाँ मिल जाएगी। तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छे बुक स्टोर पे जाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे नॉवेल्स और फिक्शन, जहाँ पे बड़ा बुक स्टोर, जहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुक्स बेची जा रही हों। ठीक है, कॉलेजेस के आसपास जो दुकानें होती हैं वहाँ पर नहीं मिलेगी, किसी बुक स्टोर पर मिलेगी, अच्छे बुक स्टोर पर, किसी बड़े शहर के बड़े बुक स्टोर पर। चलिए, जॉनथन स्विफ्ट का, ठीक है, इन्फ्लुएंस प्रभाव फिक्शन पर पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। स्विफ्ट्स वर्क इन नैरेटिव प्रोज सेट अ प्रेसिडेंट। स्विफ्ट के जो वर्क थे नैरेटिव प्रोज के, उन्होंने एक उदाहरण सेट किया था, प्रेसिडेंट का मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सटायरिकल नॉवेल्स, सटायरिकल नॉवेल्स के डेवलपमेंट में। हिज एबिलिटी टू ब्लेंड रियलिज्म एंड फैंटेसी। जॉनथन स्विफ्ट के पास जो ये एबिलिटी थी कि वो वास्तविकता को फैंटेसी, कल्पना के साथ जोड़ देते थे, कपल्ड विद हिज यूज ऑफ आयरनी एंड सटायर, उसमें वो आयरनी और सटायर का छोका लगाते थे। इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स ऑफ सटायरिकल एंड स्पेक्युलेटिव फिक्शन। जो बाद के आने वाले राइटर्स हैं जो स्पेक्युलेटिव फिक्शन लिखते हैं, जिसमें वो मूल्यांकन करते हैं, या सटायरिकल फिक्शन लिखते थे, उनको बड़ा प्रभावित किया, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल को, एडोनस हक्सली को। ठीक है, ये ब्रैकेट में इनकी रचनाओं के नाम हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इन गुलिवर्स ट्रैवल्स स्विफ्ट यूजेज एन एपिसोडिक स्ट्रक्चर। गुलिवर्स ट्रैवल्स में स्विफ्ट जो है वो एपिसोडिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, 4 अलग अलग आइलैंड, 4 अलग अलग एपिसोड में, वेयर ईच सेक्शन ऑफ द नॉवल स्टैंड्स एज अ सेपरेट जर्नी। नॉवल का हर सेक्शन एक अलग जर्नी की कहानी बता रहा है, अलाउिंग हिम टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इससे उनको क्या हुआ, उन्होंने 4 अलग अलग सेक्शन में बांटकर इस नॉवल को वो इंसानी सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, इन अ वैरायटी ऑफ फैंटास्टिकल सेटिंग्स, अलग अलग फैंटास्टिकल सेटिंग्स में, कहीं बोने लोग हैं, कहीं बड़े बड़े लोग हैं, कहीं घोड़े बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन एमुलेटेड इन लेटर वर्क्स ऑफ फिक्शन। बाद में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बाद के फिक्शन में किया गया, यहीं से शॉर्ट स्टोरी बनाने का ख्याल आया लोगों को, दैट सीक टू कंबाइन एडवेंचर विद फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक। यहाँ से आइडिया आया राइटर्स के मन में कि हम किसी एडवेंचर लिटरेचर को कंबाइन कर सकते हैं किसी फिलोसफिकल और पॉलिटिकल क्रिटिक के साथ। ऐसा नहीं है कि हम एडवेंचर बता रहे हैं तो किसी के एडवेंचर ही बताए जाएंगे, हम एडवेंचर लिखकर भी फिलोसफिकल हो सकते हैं और उसमें पॉलिटिकल क्रिटिक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थे जॉनथन स्विफ्ट एक फिक्शन राइटर के रूप में। अब हम पढ़ेंगे जॉनथन स्विफ्ट एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। वाइल स्विफ्ट डिड नॉट राइट शॉर्ट स्टोरीज इन मॉडर्न सेंस, स्विफ्ट ने मॉडर्न सेंस में शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी हैं। ही डिड कंपोज अ नंबर ऑफ शॉर्टर प्रोज वर्क्स, कई सारे प्रोज वर्क्स लिखे हैं छोटे छोटे से, दैट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, जिसमें फिक्शन के एलिमेंट हैं, सटायर के हैं, एलिगरी के हैं। सम ऑफ दीज वर्क्स आर मोरलिस्टिक और सटायरिकल पीसेस। इसमें से कई रचनाएं नैतिक पाठ पढ़ा रही हैं, कुछ सटायर कर रही हैं, दैट फोकस ऑन अ सिंगल आइडिया और इवेंट, और इसमें किसी एक सिंगल इवेंट की बात हुई है या सिंगल आइडिया के ऊपर लिखा गया है, which align with the structure and purpose of short stories। जैसे इनका एक फेमस शॉर्ट वर्क है अ मॉडेस्ट प्रपोजल 1729, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस बात को आप। परहैप्स स्विफ्ट्स मोस्ट फेमस शॉर्ट वर्क, ये जोनाथन स्विफ्ट के सबसे फेमस शॉर्ट वर्क में से एक है। मॉडेस्ट प्रपोजल इज अ डिवेस्टेटिंग सटायर, ये एक डिवेस्टेटिंग सटायर कटाक्ष है, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्फलेट, जिसे पैम्फलेट के रूप में लिखा गया है। स्विफ्ट सजेस्ट दैट द इम्पावरिश्ड आयरिश, स्विफ्ट कहते हैं कि जो ये गरीबी से जकड़े हुए आयरिश लोग हैं, कुड ईज देयर इकोनॉमिक ट्रबल्स, ये अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं बाय सेलिंग देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चे बेच दें एज फूड टू द रिच, अमीरों को खाने के रूप में, के लिए हमारे बच्चे खा लो। ये कटाक्ष है, कटाक्ष है कि अमीर गरीबों के पास तक पैसा नहीं पहुंचने दे रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। दिस आउटरेजियस प्रपोजल इज डिज़ाइन टू क्रिटिसाइज, ये जो आउटरेजियस प्रपोजल है ये डिज़ाइन किया गया था क्रिटिसाइज करने के लिए उस हार्टलेस एटीट्यूड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स द आयरिश पुअर, जो वो आयरिश गरीबों के प्रति रखती थी। कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से गरीबों के लिए। दो नॉट अ शॉर्ट स्टोरी इन द ट्रेडिशनल सेंस, पारंपरिक सेंस में ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है।
इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्विफ्ट यूज़ ऑफ फिक्शनल नरेटिव, लेकिन ये फिर भी एक एग्जाम्पल है कि स्विफ्ट का कि किस तरह से वो फिक्शनल नरेटिव का इस्तेमाल करते हैं, पर्सोना का इस्तेमाल करते हैं टू मेक अ पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिखने के लिए। द एसेज कंसाइज, शॉकिंग एंड आयरॉनिकल टोन, इस एसे की जो टोन है वो बहुत ही संक्षेप है, कंसाइज है, शॉकिंग है, आयरॉनिकल है, विडम्बना है। हैज़ इन्फ्लुएंस सटायरिकल शॉर्ट फिक्शन एवर सिंस, ये तब से सटायरिकल शॉर्ट फिक्शन को प्रभावित किए हुए है। इसके अलावा इनकी एक रचना है द बैटल ऑफ द बुक्स 70, ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारी एलिगरी है। द बैटल ऑफ द बुक्स 1704, मूवी बननी चाहिए इस पर तो छोटी सी कोई। दिस इज अ सटायरिकल एलिगरी प्रेजेंटेड एज अ मॉक एपिक, ये एक सटायरिकल एलिगरी है, मॉक एपिक के रूप में इसको लिखा गया है। रिकाउंटिंग अ बैटल बिटवीन बुक्स इन द किंग्स लाइब्रेरी, इसमें किताबों को लड़ते हुए दिखाया गया है किंग्स लाइब्रेरी में। द कॉम्बेटेंट्स प्रेजेंट्स द एंशंट ऑथर्स एंड मॉडर्न राइटर्स, एक तरफ एंशंट किताबें हैं, सोफोक्लिस की, ठीक है, यूरिपाइड्स की, ओविड की, होमर की, दूसरी तरफ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी राइटर्स की हैं। विद स्विफ्ट क्लियर स्लाइडिंग विद द एंशंट्स इन अ डिबेट अबाउट द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेचर, स्विफ्ट जो है जोनाथन स्विफ्ट वो क्लियरली प्राचीन राइटर्स या प्राचीन किताबों का साथ दे रहे हैं इस डिबेट में। वो कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी किताबें हैं मेरिट्स पर, ठीक है, और वो मॉडर्न लिटरेचर को यानी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वाइल दिस इज मोर ऑफ अ शॉर्ट प्रोज एलिगरी, ये एक शॉर्ट प्रोज एलिगरी है देन अ शॉर्ट स्टोरी। इट्स कंसाइज फॉर्म एंड सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स, लेकिन इसकी कंसाइज फॉर्म, इसके सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स, क्योंकि किताब इसमें कैरेक्टर हैं, रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, ये हमें मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की तरह इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। एंड इट्स यूज़ ऑफ सटायर क्रिटिक्स लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ द टाइम, और इसमें सटायर का इस्तेमाल किया गया है क्रिटिसाइज करने के लिए उस ज़माने के लिटरेरी ट्रेंड्स को, ठीक है। इसके अलावा एक इनकी और रचना है अ टेल ऑफ अ टब 1704। दिस एलिगोरिकल सटायर मोक्स द डिवीजन विद इन क्रिश्चियनिटी, इस एलिगरी में मजाक उड़ाया गया है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर बंटवारा है, पर्टिकुलरली कैथोलिक्स, एंजेलिकन्स और डिसेंटर्स के बीच में। कैथोलिक्स आप जानते हैं, एंजेलिकन्स आप जानते हैं, ठीक है, डिसेंटर्स कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, ठीक है। द टेल रिफर्स टू द स्टोरी ऑफ थ्री, द टेल रिफर्स टू द स्टोरी ऑफ थ्री ब्रदर्स, इसमें तीन भाइयों की कहानी है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ द चर्च, हर भाई चर्च की अलग अलग ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देयर डिस्प्यूट्स ओवर हाउ टू प्रॉपरली वेयर देयर फादर्स कोट, और बहस हो रही है तीनों भाइयों में कि पिता का कोट कौन पहनेगा ढंग से, ठीक है। अब कोट यहाँ पर सिंबल है रिलीजियस अथॉरिटी का कि नहीं हम असली ईसाई हैं, नहीं हम असली ईसाई हैं। कैथोलिक्स को लग रहा है हम असली ईसाई हैं, एंजेलिकन्स को लग रहा है हम असली ईसाई हैं, डिसेंटर्स कह रहे हैं कि तुम दोनों को ही नहीं पता ईसाइयत क्या है, हम बताएंगे असली ईसाई कौन है। द वर्क इज़ अ ब्लेंड ऑफ एलिगरी, ये ब्लेंड है एलिगरी का, पैरोडी का, सटायर का, विद द नरेटिव स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ शॉर्ट स्टोरी इन एलिगोरिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर शॉर्ट स्टोरी जैसा लगता है एलिगोरिकल फॉर्म में। इट क्रिटिक्स बोथ रिलीजियस इंटेलेक्चुअल एक्सेस, इसमें क्रिटिसाइज किया है धार्मिक और बौद्धिक एक्सेस का। अ थीम स्विफ्ट रिटर्न्स टू इन हिज लेटर वर्क्स, ये वो थीम है जिस पर ये बात लौट कर आएंगे अपनी बुढ़ापे में जाकर। स्टाइल एंड थीम्स की बात करते हैं। जब ये शॉर्ट फिक्शन लिखा करते थे, शॉर्ट प्रोज फिक्शन लिखा करते थे जोनाथन स्विफ्ट, तो वो सटायर और आयरनी का बहुत यूज़ करते थे। स्विफ्ट का जो फिक्शन है वो प्राइमरली सटायरिकल होता था, उसमें वो आयरनी यूज़ करते थे, एक्सजरेशन यूज़ करते थे और पैरोडी, मजाक उड़ाते थे। टू एक्सपोज द वाइसेस, अवगुणों को एक्सपोज करने के लिए, एब्सर्डिटीज़ को एक्सपोज करने के लिए, हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर की, उस ज़माने की पॉलिटिक्स की, रिलीजन की या सोसाइटी की। हिज टोन इज़ ऑफन मिसंथ्रॉफिक, इनकी टोन प्रायः मिसंथ्रॉफिक होती थी, ऐसा लगता था इसे इंसानियत से नफरत है, इंसान पसंद नहीं है इस आदमी को। पर्टिकुलरली इन वर्क्स, पर्टिकुलरली रचनाओं में जैसे कि गुलिवर्स ट्रैवल्स में, वेयर ही एक्सप्रेसेस अ डीप स्केप्टिसिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर, यहाँ पर वो गहरा संदेह जताता कि मुझे इंसानी नेचर पर विश्वास नहीं है। फॉर इंस्टांस इन द फाइनल सेक्शन ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। गुलिवर्स ट्रैवल्स का जो फाइनल सेक्शन है, द लैंड ऑफ द हायोनिमस, स्विफ्ट प्रेजेंट्स अ सोसाइटी ऑफ रैशनल हॉर्सेज, उसमें स्विफ्ट जो है वो तार्किक घोड़ों की एक दुनिया दिखाते हैं। हु व्यू ह्यूमंस
वो इंसानों को, याहूज बोलते हैं, वो इंसानों को ऐसे देखते हैं कि ये ब्रूटिश और सेवेज क्रिएचर्स हैं इंसान। हाईलाइटिंग हिज क्रिटिकल व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, वो दिखाता है कि बहुत ही क्रिटिकल व्यू रखते हैं जोनाथन स्विफ्ट इंसानियत को लेकर। एक थीम इनके शॉर्ट प्रोज फिक्शन में होती थी रियलिज्म और फैंटेसी। वास्तविक जीवन की पॉलिटिक्स, वास्तविक जीवन का समाज, वास्तविक जीवन का चर्च, वास्तविक जीवन का धर्म, वास्तविक जीवन के इंसान, रियलिज्म, उसको वो एक फैंटेसी कल्पना के जरिए, ठीक है, लिखा करते थे। या मान लीजिए बोनो की दुनिया में लिख दिया है ना, जायंट्स की दुनिया में लिख दिया, तो वो जो दोनों को जोड़ते थे, वो रियलिज्म को और फैंटेसी को, वो बहुत खूबसूरत था। स्विफ्ट मास्टरफुली ब्लेंड्स फैंटेसी विद रियलिज्म। स्विफ्ट मास्टरफुली फैंटेसी को रियलिज्म के साथ ब्लेंड करते हैं, क्रिएटिंग फैंटास्टिकल सेटिंग्स। कई फैंटास्टिकल जगहों को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि लिलीपुट बनाया, ठीक है, ब्रॉबडिंगैंग बनाया, वाइल ग्राउंडिंग इज नरेटिव इन द फैमिलियर वर्ल्ड ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप। जगहें काल्पनिक हैं, ठीक है, फैंटास्टिकल हैं, लेकिन दुनिया वही 18th सेंचुरी का यूरोप है। समाज वैसा, कपड़े वैसे, बोली वैसी। दिस जक्स्टापोजिशन अलाउज स्विफ्ट टू क्रिटिसाइज रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जक्स्टापोजिशन स्विफ्ट को अलाउ करता था कि वो क्रिटिसाइज कर सकें असल दुनिया की पॉलिटिक्स को, सोसाइटल इश्यूज को, थ्रू द लेंस ऑफ द फिक्शनल वर्ड्स के लेंस से। हिज डिटेल्ड एंड ऑफन ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस ऑफ दीज इमेजिनरी प्लेसेस, इनके जो डिटेल और ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस थे इन इमेजिनरी जगहों के, गेव हिज सटायरिकल फिक्शन रियलिस्टिक टेक्सचर। वो इन सटायरिकल फिक्शन को असल जिंदगी का टेक्सचर देते थे, ऐसा लगता था कि वाकई में कोई लिलीपुट है, मेकिंग द रीडर एंगेज मोर डीपली विद द फैंटास्टिकल एलिमेंट्स। इसके अलावा सोशल क्रिटिक एक थीम है। बहुत अच्छे से सोशल क्रिटिसिज्म करते थे जोनाथन स्विफ्ट अपनी रचनाओं के जरिए। स्विफ्ट्स फिक्शन ऑफन सर्व्स एज अ व्हीकल। स्विफ्ट का फिक्शन प्रायः एक व्हीकल के रूप में काम करता था सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए। हिज वर्क्स आर फिल्ड विद क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट। इनकी रचनाओं में कई सारे क्रिटिसिज्म होता था सरकारों का, धर्म का, साइंस का, ह्यूमन नेचर का, रिफ्लेक्टिंग द कंसर्न्स ऑफ द एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड के जो कंसर्न्स थे वो उनको रिफ्लेक्ट करते थे। फॉर इंस्टांस द एब्सर्डिटी ऑफ द लिलीपुटियंस पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। लिलीपुटियंस का एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहा होता है, उसमें एक एब्सर्डिटी है। गुलिवर्स ट्रैवल्स में मूक्स द पैटी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स, उसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं उसके जरिए यूरोपियन पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स का। मोरल और एथिकल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था, ये भी एक इसकी थीम है। ऑल्दो सटायरिकल एंड ऑफन डार्क। स्विफ्ट की रचनाएं सटायरिकल होती थी, प्रायः डार्क होती थी, लेकिन स्विफ्ट की रचना प्रोवोक करती थी रीडर के मन में टू रिफ्लेक्ट ऑन द एथिकल एंड मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोसाइटल बिहेवियर्स। क्या आप अपने सामाजिक व्यवहारों में, ठीक है, नैतिकता, ठीक है, और एथिक्स मूल्यों को देखें। स्पेशली इन वर्क्स लाइक अ मॉडेस्ट प्रपोजल, खासतौर से अ मॉडेस्ट प्रपोजल जैसी रचनाओं में वो लिखते थे इस बात को। विच फोर्सेज द ऑडियंस टू कन्फ्रंट द मोरल फीलिंग्स ऑफ द रूलिंग क्लास। ऑडियंस पढ़ती थी और वो सामना करती थी कि ये जो रूलिंग क्लास है, जो हम पर राज कर रहे हैं अमीर लोग, ये कितने अनैतिक हैं, कोई नैतिकता नहीं है इन लोगों के अंदर, ठीक है। तो जोनाथन स्विफ्ट का बहुत बड़ा योगदान है फिक्शन में, बहुत बड़ा योगदान है। ये जोनाथन स्विफ्ट का फोटो है, इनकी असल फोटो है ये। चलिए नेक्स्ट आदमी है हेनरी फील्डिंग, 1707 से 1754। और जैसा हमने पिछली क्लास में आपको बताया था परसों कि ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स और बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग वॉज एन इन्फ्लुएंशियल 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट। 18th सेंचुरी के कई इन्फ्लुएंशियल नॉवलिस्ट में से एक हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, सटायरिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमिक नॉवेल्स। ज़्यादातर ये फेमस अपने कॉमिक नॉवेल्स में हैं। दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल। और इन कॉमिक नॉवेल्स ने एक नींव बनाई थी मॉडर्न इंग्लिश नॉवल के डेवलपमेंट के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक समाज सुधारक भी थे, को फाउंडर थे लंदन पुलिस फोर्स के, ठीक है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करें अगर, पैदा हुए 22 अप्रैल को 1707 में शाफेम, समरसेट, इंग्लैंड में। हेनरी फील्डिंग केम फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, बड़ी रिस्पेक्टेबल परिवार से आते थे। इनके पापा जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल एडमंड फील्डिंग थे।
सर्व्ड इन अ ब्रिटिश आर्मी, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सेवाएं दी थी इनके पापा ने। इनकी जो माँ थी सैरा गोल्ड केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, ये अमीर परिवार से आती थी। आफ्टर हिज मदर्स डेथ एंड हिज फादर्स रीमैरिज, माँ की मौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। फील्डिंग्स अर्ली लाइफ वॉज समवॉट अनसेटल्ड, जो शुरुआती जीवन था वो बिगड़ गया इनका। एंड ही वॉज सेंट टू ईटॉन कॉलेज फॉर हिज एजुकेशन, सौतेली माँ आ गई घर में, इनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया ईटॉन कॉलेज में। ईटॉन कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। राजनीति पॉलिटिकल साइंस का इससे बड़ा कॉलेज अभी भी शायद दुनिया में नहीं है कोई, ईटॉन से। एट ईटॉन ही रिसीव्ड अ क्लासिकल एजुकेशन, ईटॉन में इन्हें क्लासिकल एजुकेशन मिली। द डीपली इन्फ्लुएंसेस लेटर लिटरेरी वर्क्स, और इस एजुकेशन ने इनके आने वाले साहित्यिक रचनाओं को प्रभावित किया। 1728 में फील्डिंग मूव टू लंदन, फील्डिंग लंदन आ गए एंड बिगेन राइटिंग फॉर द थिएटर, और थिएटर के लिए लिखने लगे। हिज अर्ली करियर वॉज मार्क्ड बाय सेवरल सटायरिकल प्लेज, शुरुआती करियर में इन्होंने कई सटायरिकल प्लेज लिखे, एम्ड एट पॉलिटिकल फिगर्स, जिसमें वो कई राजनीतिक शख्सियतों को उठाते थे, इंस्टीट्यूशंस को उठाते थे, विच इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। अब ये इतना क्रिटिसाइज करते थे पॉलिटिक्स को, उस जमाने के नेताओं को, कि आखिरकार एक कानून बनाना पड़ा पार्लियामेंट को, थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। दिस लॉ मेंट टू सेंसर सटायरिकल प्लेज, इस लॉ को बनाया ही इसलिए गया था कि सटायरिकल प्लेज पर रोक लगा दी जाए। इफेक्टिवली एंडेड हिज करियर इन ड्रामा, इस कानून के बाद ड्रामा में इस आदमी का करियर ख़त्म हो गया। बहुत खतरनाक कटाक्ष किया करते थे नेताओं के ऊपर। फिर इनका एक लीगल करियर शुरू हुआ, ठीक है, वकालत पढ़ी इन्होंने। आफ्टर द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट फील्डिंग टर्न टू अ करियर इन लॉ, फील्डिंग ने वकालत में एक करियर बनाया। ही एंटर्ड द मिडिल टेम्पल, इन्होंने मिडिल टेम्पल नाम की एक कंपनी, एक फर्म थी, लॉ फर्म थी, उसमें ये चले गए। एंड बिकेम अ बैरिस्टर इन 1740, और बैरिस्टर बने 1740 में। हिज लीगल बैकग्राउंड वुड लेटर इन्फॉर्म मच ऑफ हिज सटायरिकल राइटिंग, इनका जो लीगल बैकग्राउंड है वो बहुत नज़र आएगा इनकी सटायरिकल राइटिंग में आगे, एज वेल एज हिज इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एंड लीगल रिफॉर्म, और ये बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे सामाजिक और कानूनी सुधार में। फील्डिंग बिकेम अ जस्टिस ऑफ द पीस इन 1748, 1748 में उन्हें जस्टिस ऑफ द पीस बनाया जाएगा, एक तरह का जज होता है ये। एंड हिज वर्क एज अ मजिस्ट्रेट लेड हिम, अब एज अ मजिस्ट्रेट उन्होंने काम करना शुरू किया टू टैकल करप्शन इन द लीगल सिस्टम। एज अ मजिस्ट्रेट उन्होंने लीगल सिस्टम में करप्शन को टैकल किया। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव लॉ इन्फोर्समेंट, कई कानून बनाए जिसमें सुधार हुआ कानून की दुनिया में। अलॉन्ग विद हिज हाफ ब्रदर, इनके एक हाफ ब्रदर भी थे, बाप सेम था, माँ अलग थी, जॉन फील्डिंग। ही हेल्प्ड एस्टैब्लिश द बो स्ट्रीट रनर्स, अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने बो स्ट्रीट रनर्स नाम की एक संस्था बनाई। ये एक अर्ली फॉर्म थी ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स के लंदन में, ठीक है, जो आजकल हम पुलिस देते हैं, आजकल जो हम पुलिस देख रहे हैं, ठीक है, वो पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया था, बो स्ट्रीट रनर्स के नाम से, ठीक है। जी कृष्ण, वो सटायरिकल ड्रामास को रोकने के लिए बनाया गया था। ओके श्रृंखला प्रजापति, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ और आप भी कोशिश करेंगे, आप आसपास शोर ना हो आपके। पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। इन 1734 फील्डिंग मैरिड शार्लेट क्रेडॉक, इन्होंने शार्लेट क्रेडॉक नाम की एक महिला से शादी करी, हु बिकेम अ मॉडल फॉर द हीरोइंस इन हिज नॉवेल्स, और अपने नॉवेल्स में जो हीरोइंस ये लिखते थे उनका प्रतीक बन गई शार्लेट, ठीक है। जैसे कि सोफिया वेस्टर्न थी, टॉम जोन्स नाम के इनके एक नावल में, एमेलिया थी, एमेलिया में। आफ्टर शार्लेट्स डेथ ही मैरिड हर फॉर्मर मेड, शार्लेट की मौत के बाद इन्होंने अपनी फॉर्मर मेड से शादी करी, मैरिड डैनियल से, 1747 में। फील्डिंग सफर्ड फ्रॉम पुअर हेल्थ फॉर मच ऑफ हिज लाइफ, ज़्यादातर जीवन खराब हालत में रहे हेल्थ के रूप में, और 1754 में ही ट्रैवल टू पोर्टुगल, ये पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल कहते हैं हिंदी में, वहाँ गए इन सर्च ऑफ अ क्योर की सर्च में, बट ही डाइड लेटर दैट ईयर ऑन October 8, 1754। अब हेनरी फील्डिंग को एज अ फिक्शन राइटर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हेनरी फील्डिंग राइटर तो हैं ही बहुत बड़े, लेकिन फिक्शन, क्योंकि हम यूनिट 3 में हैं, तो एज अ फिक्शन राइटर हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। हेनरी फील्डिंग इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश नॉवल के फाउंडर्स में से एक मानते हैं हम हेनरी फील्डिंग को।
पर्टिकुलरली इन द जॉनर ऑफ द कॉमिक एंड सटायरिकल नावल, खासतौर से कॉमिक नावल और सटायरिकल नावल के क्षेत्र में। हिज वर्क्स स्टैंड आउट फॉर देयर रियलिज्म, इनकी रचनाएं बिल्कुल अलग हैं क्योंकि उसमें रियलिज्म नज़र आता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हैं, विविड कैरेक्टराइजेशन हैं, एलिमेंट्स हैं ऐसे दैट वुड शेप द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन, जिन्होंने ट्रेजेक्ट्री चेंज करी है इंग्लिश प्रोज फिक्शन की। इनका सबसे फेमस नावल जोसेफ एंड्रयूज़ हैं, और मैंने पिछली क्लास में भी जब इसका जिक्र आया था आपसे बोला था कि जोसेफ एंड्रयूज़ ऑरिटन इंस्टीट्यूट के चैनल पर वीडियो है इसकी, आप ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को सर्च कर जोसेफ एंड्रयूज़ बाय ऑरिटन इंस्टीट्यूट। ठीक है, पता नहीं एग्ज़ाम में कुछ पूछा जा सकता है उससे, तो आप देखते हुए चलें इन सारे वीडियोज़ को। ठीक है, ये आपकी वो बनती है, जिम्मेदारी बनती है। ओरिजिनली रिटन एज अ पैरोडी, ओरिजिनली तो इसे इन्होंने एक पैरोडी के रूप में लिखना शुरू किया था। सैमुअल रिचर्डसन की एक सेंटिमेंटल नावल थी पामेला। तो पामेला में एक महिला किरदार थी, उसके सेक्सुअल एनकाउंटर्स थे अलग अलग लोगों से। यहाँ जोसेफ एंड्रयूज़ में इन्होंने जोसेफ एंड्रयूज़ एक लड़का किरदार बनाया, उसके सेक्सुअल एनकाउंटर्स हैं। फील्डिंग की जोसेफ एंड्रयूज़ इवेंचुअली बिकम अ वर्क इन इट्स ओन राइट, लेकिन बाद में ये अपनी खुद की एक रचना बन गई, एस्टेब्लिशिंग हिम एज अ मेजर नॉवलिस्ट। मजाक मजाक में लिखी थी, बहुत बड़ा नॉवलिस्ट बना दिया इस नॉवल ने। द नॉवल फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़। इस नॉवल में जोसेफ एंड्रयूज़ के एडवेंचर्स दिखाए गए हैं, द ब्रदर ऑफ रिचर्डसन्स हीरोइन पामेला। अब जो सैमुअल रिचर्डसन की पामेला है, ठीक है, उसका भाई दिखाया इन्होंने ये पामेला का। इन कंट्रास्ट टू पामेलास वर्च्यू एंड डिटर्मिनेशन, एक तरफ पामेला थी उस कहानी में, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हम बता रहे हैं थोड़ा सा, वो बहुत गुणी थी और उसने तय किया हुआ था जो भी उसको सेक्सुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था या उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता था, तो वो उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि मर्द मेरे साथ कुछ भी करे, ठीक है, मैं अपनी चिस्टिटी को मेंटेन रखूंगी। ठीक है, उसको तो पामेला को तो वैसे दिखाया गया था। यहाँ जोसेफ को बहुत ही इनोसेंट दिखाया गया है, बट मोरली अपराइट फुटमैन, नैतिक रूप से अच्छा है ये। फुटमैन कहते हैं नौकर को, ये तो ये अमीर घर में नौकर है ये। हु रेसिस्ट द सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ हिज एम्प्लॉयर, और ये सेक्सुअल एडवांसेस को रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, रोकता है अपने एम्प्लॉयर लेडी बूबी। लेडी बूबी इसकी मालकिन है, वो इसके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है जोसेफ के। दिस नॉवल मार्क्स द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ फील्डिंग्स यूज ऑफ पिकरेस्क नैरेटिव। ये पहली नॉवल है फील्डिंग की जिसमें उन्होंने पिकरेस्क नैरेटिव का इस्तेमाल किया है। अ स्टाइल इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स। पिकरेस्क नैरेटिव कहते ही ऐसी कहानियों को हैं जिसमें लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स होते हैं, ऑफन फीचरिंग अ रॉगिश बट अपीलिंग हीरो। इसमें एक रॉगिश लेकिन अपीलिंग हीरो होता है। फील्डिंग इंट्रोड्यूसेस पार्सन एडम्स। इसी नावल में फील्डिंग का एक कैरेक्टर आता है पार्सन एडम्स करके, वन ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स, इनके सबसे यादगार किरदारों में से एक है। अ काइंड हार्टेड बट बम्बलिंग क्लर्जीमैन, अच्छे दिल का लेकिन बड़बड़ करने वाला पुजारी, whose moral integrity and simplicity provide much of the novel's comic relief। इस किरदार की मोरल इंटेग्रिटी, इस किरदार की सिंप्लिसिटी इस नावल के कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत अच्छा नावल है। एज आई सेड बिफोर कि आप इस नावल की वीडियो को देखिएगा ज़रूर, हम ग्रुप में भेज देंगे लिंक अगर हमें याद रहा तो। नेक्स्ट है टॉम जोन्स 1749, एक और नावल इनका, फील्डिंग्स मास्टरपीस। ये इनका मास्टरपीस है, मैंने भी नहीं पढ़ा है टॉम जोन्स, पढ़ूंगा, ये मेरी लिस्ट में है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ये हिस्ट्री है, मतलब पूरा टाइटल इसका ये है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम कॉमिक नॉवेल्स में से एक है। तो समरी वमरी पढ़ी हुई है हमने, तो नॉवल एग्जैक्ट नॉवल नहीं पढ़ा जैसे पीछे रखें, तो इसे पढ़ना है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। कई लोगों से हम इसके बारे में तारीफ सुन चुके हैं इस नावल की कि बहुत प्यारा नावल है, तो आई हैव टू रीड इट। द नावल टेल्स द स्टोरी ऑफ टॉम जोन्स। ये टॉम जोन्स की कहानी है। ये एक अच्छे नेचर का आदमी है बट इम्पल्सिव फाउंडिंग है, इम्पल्सिव, मूडी। ठीक है, एज ही नेविगेट्स अ सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर्स। अब ये निकलता है यात्रा पर अपनी ज़िंदगी की, कई मिस एडवेंचर होते हैं इसके साथ, कई रिश्ते बनते हैं, कई मोरल चैलेंजेस का सामना करता है।
द नॉवल ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। इस नावल में बहुत खूबसूरती से वर्णन है 18वीं शताब्दी की इंग्लिश सोसाइटी का, टचिंग ऑन इश्यूज ऑफ क्लास। इसमें वो क्लास का मुद्दा उठाते हैं, मोरालिटी का, ह्यूमन नेचर का। स्ट्रक्चर एंड स्टाइल की बात करें तो टॉम जोन्स इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट प्लॉट, बहुत ही इंट्रिकेटेड प्लॉट है इसका, मूड़ा तोड़ा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टोरी लाइन्स, कई स्टोरी लाइन्स हैं इसकी, कई कहानियां हैं, दैट कन्वर्स टूवर्ड्स एंड, कई कहानियां एक साथ चल रही हैं, लास्ट में एक साथ आकर मिलेंगी। आ टेक्निक दैट वॉज इनोवेटिव फॉर इट्स टाइम, उस जमाने में बहुत इनोवेटिव थी ये तकनीक। फील्डिंग यूज ऑन ओमनीसेंट नरेटर, फील्डिंग ने 5 कहानियाँ लिखी फॉर एग्जाम्पल, 5 कहानियाँ एक साथ बढ़ रही हैं, लास्ट में आगे एक हो जाएंगी, लेकिन उन सबका नरेटर एक ही था, विच अलाउड हिम टू कमेंट ऑन द एक्शन, इस वजह से वो कमेंट कर सके एक्शन पर, ऑफर फिलोसफिकल म्यूजिंग्स, एंगेज विद द रीडर डायरेक्टली। द नॉवल इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट, नावल को सेलिब्रेट किया जाता है कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कॉमिक स्टाइल बहुत अच्छा है, ह्यूमर है, सटायर है, मोरल एक्सप्लोरेशन है। टॉम्स रोमांटिक इंटरेस्ट, टॉम जिससे प्यार करता है, सोफिया वेस्टर्न, प्रोवाइड्स द इमोशनल सेंटर ऑफ द नॉवल, वो इस नॉवल को इमोशनल सेंटर देती है। एंड हर वर्चुअस कैरेक्टर इज कंट्रास्टेड विद द मोर करप्ट, और ये बहुत ही वर्चुअस दिखाई है सोफिया, दूसरी तरफ बहुत ही करप्टेड और हिपोक्रिटिकल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, तो ये बहुत ही विरोधाभासी कैरेक्टर नज़र आती है। इसके अलावा इनका एक नावल है एमिलिया 1751। एमिलिया इज़ वन ऑफ फील्डिंग्स लेटर नॉवेल्स, ये बाद के नॉवेल्स में से एक है, एंड इज़ जनरली रिगार्डेड एज मोर सीरियस इन टोन, और इसे जनरली बहुत सीरियस माना जाता है टोन में, कंपेयर टू टॉम जोन्स एंड जोसेफ एंड्रयूज, वो तो कॉमिकल थे, ये कॉमिकल नहीं है। द नॉवल सेंटर्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ एमिलिया, इसमें एमिलिया नाम का कैरेक्टर है, पेशेंट है और एक बहुत ही वर्चुअस वाइफ है, बीमार है और बहुत अच्छी बीवी है, एंड हर स्ट्रगल्स एज हर हस्बैंड कैप्टन बूथ, और इसके संघर्ष हैं क्योंकि जो इसका पति है कैप्टन बूथ फेसिस फाइनेंशियल रूइन, वो आर्थिक रूप से परेशानी उठा रहा है और मोरल डिक्लाइन भी है उसका, नैतिक रूप से वो पतन की तरफ जा रहा है। थीम्स की बात करें, द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मैरिटल फिडेलिटी, जो शादी के बाद वफा होती है उसकी एक थीम है, डोमेस्टिक लाइफ है, वर्च्यू ऑफ वुमन है। फील्डिंग्स पोर्ट्रेल ऑफ एमिलिया एज अ डिवोटेड, फील्डिंग जिस तरह से चित्रण करते हैं एमिलिया का कि वो एक बहुत ही डिवोटेड और बहुत लंबे समय से पीड़ित बीवी है, रिफ्लेक्ट्स डीप इंटरेस्ट इन सोशल मोरल इश्यूज, वो दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट था फील्डिंग को सोशल और मोरल इश्यूज़ पर, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, खास तौर से इसमें शामिल हैं कि महिलाओं का क्या योगदान है समाज में, जो चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं ऑर्डिनरी पीपल, वो बहुत जल्दी अंजलि वी आर वर्किंग ऑन इट, मतलब वर्किंग क्या, टाइम नहीं मिल पा रहा हम लोगों को उसको सेटअप करने का, सामने खड़ा हुआ है भाई, ये रहा, बट इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। जैसे हमने आपको एक आइडिया दिया था पिछले लाइव में कि वी आर गोइंग थ्रू सम थिंग्स इन आवर लाइफ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको सेट करने का, तो देखते हैं, टाइम आ गया है, हो ही जाएगा चालू कभी ना कभी। चलिए अब रुक ही गए तो पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे हेनरी फील्डिंग एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। वाइल फील्डिंग इज नॉट प्राइमरली नोन एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, हम फील्डिंग को शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, ठीक है, नहीं मानते हैं, इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है नहीं एक्चुअली, बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, लेकिन इनका एक योगदान है शॉर्टर प्रोज फिक्शन को थ्रू हिज सटायरिकल एसेज, इन्होंने सटायरिकल एसेज लिखे हैं, पैम्फलेट्स लिखे हैं, जर्नलिस्टिक पीसेज लिखे हैं, पेपर पब्लिश किए हैं। मैनी ऑफ दीज वर्क्स कंटेन नरेटिव एलिमेंट्स, इन कई रचनाओं में नरेटिव एलिमेंट्स हैं, कहानियाँ हैं, सोशल कमेंट्री है, सिमिलर टू व्हाट इज़ फाउंड इन हिज नॉवेल्स, बिल्कुल वैसा ही जैसे इनके नॉवेल्स में नज़र आता है। तो कुछ जो शॉर्ट फिक्शन इन्होंने लिखा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शामिला है इनका 1741 का, तो पूरा टाइटल है एन अपॉलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसेस शामिला एंड्रयूज, मोर कॉमनली नोन एज शामिला, इतना लंबा नाम नहीं लेते हम इस
वर्क का यूजुअली हम इसे शामिला कहते हैं। ये एक शॉर्ट सटायरिकल वर्क है और इमीडिएट पैरोडी है सैमुअल रिचर्डसन की पामेला की। तो उस पामेला के जरिए शामिला किया है, ठीक है। इन दिस शॉर्ट वर्क, इस शॉर्ट वर्क में फील्डिंग मॉक्स रिचर्डसन पोर्ट्रेट ऑफ पामेला। फील्डिंग मजाक उड़ाते हैं रिचर्डसन ने जिस तरह से चित्रण किया था पामेला का एज अ वर्चुअस हीरोइन की बड़ी गुणी हीरोइन दिखाई थी, प्रेजेंटिंग हर इंस्टेड एज अ स्कीमिंग वुमेन। यहाँ वो शामिला को एक बहुत ही चालाक और षड्यंत्रकारी महिला दिखाते हैं, हु मैनिपुलेट्स हर मास्टर फॉर पर्सनल गेन, जो अपने मालिक को मैनिपुलेट करती है खुद के फायदे के लिए। द वर्क इज़ नोटेबल फॉर इट्स ब्रेविटी। ये वर्क बहुत नोटेबल है क्योंकि ये बहुत ही ब्रेविटी के लिए जाना जाता है। ब्रेविटी कहते हैं अल्पता, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें इन्होंने की हैं इसमें। इस रचना में, ठीक है, तो अपनी ब्रेविटी के लिए जाना जाता है ये। शार्प आयरनी के लिए जाना जाता है और मोक एपिस्टलरी फॉर्म के लिए जाना जाता है। एपिस्टलरी फॉर्म हम आपको कई बार बता चुके हैं, जिसमें लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑल दो शॉर्ट, शामिला एग्जाम्पलीफाइज फील्डिंग्स स्किल एज अ सटायरिस्ट एंड स्टोरी टेलर। वैसे तो शॉर्ट है ये बहुत, लेकिन शामिला एग्जाम्पल है फील्डिंग की स्किल्स का, एक सटायरिस्ट और एक स्टोरी टेलर के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ही कुड कंडेंस कॉम्प्लेक्स सोशल क्रिटिक इनटू अ ब्रीफ इम्पैक्टफुल वर्क। इसके अलावा इनकी एक रचना है द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ द लेट मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। तो टेक्निकली एक नॉवल है ये। जोनाथन वाइल्ड कैन बी सीन एज एन एक्सटेंडेड सटायर, लेकिन आप इसे एक्सटेंडेड सटायर के रूप में देख सकते हैं, दैट बियर्स रिजेंबलेंस टू शॉर्टर फॉर्म्स ऑफ प्रोज फिक्शन। ये प्रोज फिक्शन की शॉर्टर फॉर्म्स की झलक मारती है। द बुक इज सटायरिकल बायोग्राफी ऑफ द नोटोरियस क्रिमिनल जोनाथन वाइल्ड। ये एक किताब एक सटायरिकल बायोग्राफी है एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल जोनाथन वाइल्ड की, क्योंकि रिचर्डसन बहुत पसंद थे इन्हें कीर्ति, और बहुत इन्फ्लुएंस है रिचर्डसन की रचनाओं से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद गुरु मानते होंगे अपना रिचर्डसन को, तो उनकी तरह नकल करने की कोशिश, उनकी रचनाओं को मॉक करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर मॉक्ड आ रहा है और मैं बार बार उसकी हिंदी मजाक बना रहा हूँ कि मजाक उड़ाया है, बट वो प्रेरित वर्ड है, वो इंस्पायर होकर लिखा गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी देखूँ, मुझे मूवी वो बहुत पसंद आए और उसका एक मोक एपिक वर्जन उस मूवी का बनाऊँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई थी इसलिए मैं उसका मजाक बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई और फिर मैंने अपने जॉनर में उसे लिखा, और मेरा जॉनर क्या है? मोक, कॉमेडी, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा। तो इस किताब में एक कहानी है बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल जोनाथन वाइल्ड की, हु इज पोर्ट्रेड एज अ रूथलेस एंड हिपोक्रिटिकल एंटी हीरो। फील्डिंग यूजेस द स्टोरी टू क्रिटिसाइज द करप्शन एंड क्रिमिनलिटी। फील्डिंग इस कहानी का इस्तेमाल करते हैं करप्शन और क्रिमिनलिटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, जो विद्यमान थी बोथ द अंडरवर्ल्ड एंड द अपर एक्लियंस ऑफ सोसाइटी। तो करप्शन और क्रिमिनलिटी या तो अंडरवर्ल्ड में मिलती थी या फिर जो अपर क्लास थी उसमें मिलती थी। द नॉवल रीड्स ऑलमोस्ट लाइक अ सीरीज ऑफ एनेक्डोट्स। ये नॉवल ऑलमोस्ट छोटी छोटी कहानियों की सीरीज लगती है वाइल्ड के क्रिमिनल करियर की, सिमिलर टू शॉर्ट स्टोरीज दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। फील्डिंग के स्टाइल और थीम्स की बात कर लेते हैं फिक्शन में। तो सटायर और ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे फील्डिंग बहुत ज़्यादा। फील्डिंग इज सेलिब्रेटेड फॉर इज सटायरिकल विट एंड आयरनिक ह्यूमर। ही यूजेस कॉमेडी टू एक्सपोज ह्यूमन फॉलीज। वो कॉमेडी का इस्तेमाल करते थे ह्यूमन फॉलीज को एक्सपोज करने के लिए, हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए, एब्सर्डिटीज़ को एक्सपोज करने के लिए सोसाइटी की। हिज नॉवेल्स ऑफन मोक द प्रिटेंशियस ऑफ अपर क्लास। इनकी नॉवेल्स में मजाक उड़ाया जाता था अपर क्लास के दिखावों का, इनजस्टिस ऑफ द लीगल सिस्टम का और मिसगाइडेड मोरालिटी का उनके ज़माने की। रियलिज्म और कैरेक्टराइजेशन पर बहुत जोर होता था फील्डिंग का। वास्तविक लिखते थे और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखते थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर, जोसेफ एंड्रयूज जैसे, टॉम जैसे, ठीक है, शामिला जैसे। फील्डिंग्स वर्क्स आर नोन फॉर देयर रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ लाइफ। फील्डिंग्स की रचनाएं जाने जाती हैं कि वो बहुत ही वास्तविक चित्रण करते थे जीवन का, सोसाइटी का। ही वॉज लेस कंसर्न विद आइडलाइज कैरेक्टर्स। उनको ज़्यादा चिंता थी नहीं कि बहुत ही आदर्शवादी किरदार उन्हें दिखाने हैं, बल्कि उनका ज़्यादातर फोकस होता था कि वो लोगों को प्रेजेंट कर सके वर्च्यूज़ एंड फ्लोज के साथ। गुण भी दिखाना तो उनके अवगुण भी दिखाने हैं। हिज कैरेक्टर्स सच एज द वेल मीनिंग
इनके जो किरदार होते थे वेल मीनिंग होते थे लेकिन फ्लॉड होते थे, जैसे कि टॉम जोन्स हैं या गुड हार्टेड पार्सन एडम्स हैं। फील ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल, इनके किरदार ऑथेंटिक और रिलेटेबल लगते थे। अपनी रचनाओं में ये मोरल थीम्स को लिखा करते थे। वैसे तो बहुत सैटारिकल टोन होती थी, लेकिन फील्डिंग के नॉवेल्स प्रायः कैरी करते थे मोरल अंडरटोन, नैतिकता सिखाते थे ये। हिज स्टोरीज एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्च्यू, इनकी कहानियों में महत्व बताया जाता था वर्च्यू का, ऑनेस्टी का, इंटेग्रिटी का, वाइल ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन वीकनेस, लेकिन वो इंसानी वीकनेस को भी बताते थे, मोरल एम्बिग्यूटी को बताते थे। ही इज़ ऑफन सीन एज मोरली इंस्ट्रक्टिव, ऐसा माना जाता है कि ये मोरली इंस्ट्रक्टिव हैं, ये नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं हमें अपनी कहानियों में, बट विदाउट द प्रीची टोन। लेकिन प्रीची टोन नहीं थी, ऐसे नहीं कि उपदेश दे रहे हैं, है ना, जैसे उनके कंटेम्प्रेरी सैमुअल रिचर्डसन प्रीची टोन में लिखा करते थे कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है, ये ऐसे बोलते नहीं थे, फ्लॉ के साथ अपने किरदारों को लिखते थे। नरेटिव इनोवेशन, जी हाँ, बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल था इनके लिखने का। फील्डिंग को क्रेडिट दिया जाता है कि वो बहुत ही इनोवेटिंग, ठीक है, और ओमनीसेंट नरेटर स्टाइल का इस्तेमाल करते थे। कहानियाँ अलग अलग लेकिन नरेटर हर जगह प्रेजेंट रहता था। द नरेटर नॉट ओनली टेल्स द स्टोरी, नरेटर ना केवल कहानी सुनाता था बट ऑल्सो कमेंट्स ऑन द एक्शन, बल्कि वो कमेंट भी करता था एक्शन पर, ठीक है, किरदारों पर, उनके वर्च्यूज़ पर, उनके गुणों और अवगुणों पर। एंगेजेस डायरेक्टली विद द रीडर, डायरेक्टली बात करता था रीडर से इनका नरेटर, एंड प्रोवाइड्स फिलोसफिकल इंसाइट्स, और फिलोसफिकल इंसाइट्स भी देता था। दिस स्टाइल बिकेम अ हॉलमार्क ऑफ द इंग्लिश नॉवल, ये हॉलमार्क बन गया इंग्लिश नॉवल के स्टाइल का, इन्फ्लुएंसिंग लेटर राइटर्स, और इस स्टाइल ने आने वाले राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। ये हेनरी फील्डिंग का असल फोटो है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई लेक्चर नंबर 2, ठीक है, और अब हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे मंडे से, ठीक है। तो मंडे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लें, ठीक है, और हम फिर रोमांटिक एज पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्री चेसरियन से लेकर क्लासिकल एज तक एज सच फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी लिखा नहीं गया है, रोमांटिक एज से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जैसे इस यूनिट में हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट होते चले जाएंगे। चलिए, लाइव रहते रहते ही हम आपको वो भेज देते हैं नोट्स, इसके दोनों पीडीएफ्स भेज देते हैं, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगा।